मुंबई नाम के शहर में राजेश नाम का आदमी रहा करता था। उसकी पत्नी रीमा उसके साथ रहा करती थी। राजेश एक बड़े कंपनी में जॉब किया करता था। उसका काम देख बॉस उस पर बहुत खुश था। राजेश हर रोज की तरह ऑफिस से घर आ रहा था। तभी उसे एक रास्ते में लड़की दिखाई देती है। राजेश ने देखा तो वो लड़की मदद मांग रही थी। राजेश ने तुरंत अपनी गाड़ी उस लड़की के पास लेकर गया और उस लड़की से, आप कौन हो और आप इतनी रात को अकेली क्यों खड़ी हो? मेरी मदद कीजिए, मेरे पीछे कुछ गुंडे लगे हैं, प्लीज हेल्प मी। मैं आपकी मदद करता हूँ। पहले आप बताइए आपको कहाँ जाना है? मुझे रामनगर जाना है। अच्छा, आप मेरे गाड़ी में बैठिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर वो लड़की राजेश की गाड़ी में बैठ जाती है और राजेश गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। राजेश उस लड़की से, जी आपका नाम क्या है और आप यहाँ कैसे आई? मेरा नाम नेत्रा है, मैं यहाँ आईटी कंपनी में काम करती हूँ। मेरी गाड़ी खराब हो जाने की वजह से मुझे बस से आना पड़ा और बस ड्राइवर ने मुझे बीच रास्ते में ही उतार दिया। मुझे स्टॉप का पता नहीं था, इसलिए मैं यहाँ उतर गई। इस जंगल में बहुत सारे लुटेरे भी मौजूद है, ऐसा सुना है मैंने। मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी, तभी कुछ लोग आकर मुझे परेशान करने लगे, इसीलिए मैं यहाँ इस रास्ते पर आ गई। जी ये लीजिए। बातें करते करते रामनगर आ गया। आपका घर कहाँ है? नेत्रा अपने घर का पता बताती है और राजेश नेत्रा को उसके घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। फ्रेश होने के बाद राजेश अपनी पत्नी रीमा को सारी बात बता देता है और खाना खाने बैठ जाता है। तभी रीमा राजेश से, आपने उस लड़की की मदद करके अच्छा किया, चलिए मैं खाना परोसती हूँ, अब खाना खा लीजिए। ऐसा कहकर रीमा खाना परोसती है और राजेश खाना खाने बैठ जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। राजेश अपना काम अच्छी तरह से कर रहा था। एक दिन घर जाते समय उसे रास्ते में नेत्रा खड़ी दिखाई देती है। तभी राजेश नेत्रा के पास अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है और नेत्रा से, हाय नेत्रा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? हाय राजेश, आज भी मेरी गाड़ी खराब हो गई, इसी वजह से मैं टैक्सी का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ठीक है। ऐसा कहकर नेत्रा राजेश के साथ उसके गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ समय बाद राजेश नेत्रा के घर के सामने गाड़ी खड़ी कर देता है और उससे कहता है, बाय नेत्रा, मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। बाय। ऐसा कहकर नेत्रा घर में चली जाती है। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। राजेश और नेत्रा की दोस्ती दिन ब दिन बढ़ रही थी। नेत्रा राजेश को पसंद करने लगी थी। राजेश भी नेत्रा से ज्यादा मिलता था। उसे भी नेत्रा पसंद आ गई थी, मगर वो रीमा के बारे में सोचकर चुप रहा करता था। एक दिन नेत्रा राजेश से फोन पर बात करती है, राजेश तुम मुझे आज शाम के समय मिल सकते हो? हाँ मिलूंगा ना। कुछ काम था क्या आपको? कुछ काम नहीं था, तुमसे कुछ बात करनी थी। ठीक है, मैं तुम्हें लेने तुम्हारे ऑफिस आ जाऊंगा। ठीक है। शाम के समय राजेश नेत्रा के ऑफिस पहुंच जाता है। नेत्रा राजेश के साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और राजेश गाड़ी एक बगीचे में लेकर चला जाता है। तभी नेत्रा राजेश से, राजेश मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। नेत्रा, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मगर मेरी पहली शादी हो चुकी है। तो तुम तुम्हारी पहली पत्नी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। लेकिन रीमा इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगी। तुम पूछ कर तो देखो। मैं रीमा से पूछता हूँ और तुम्हें बताता हूँ। हाँ। राजेश नेत्रा को उसके घर छोड़ देता है और घर चला जाता है। रीमा राजेश का इंतजार कर रही थी। तभी राजेश रीमा से, रीमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए ना, क्या बात है? रीमा, मुझे नेत्रा नाम की लड़की बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम हाँ कहती हो तो मैं उससे शादी करूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी शादी हो गई है, फिर भी आपको दूसरी शादी करनी है? ऐसा क्या देख लिया आपने उस नेत्रा में जो आपको आपकी पत्नी भी नहीं दिख रही? मुझे नेत्रा से शादी करनी है। और हाँ, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? हम तीनों साथ में ही रहेंगे। नहीं, मैं इस घर में अब एक मिनट भी नहीं रह पाऊंगी। मैं जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझी? हम सब एक साथ रहेंगे। आप रहिए उस औरत के साथ, मैं नहीं रह पाऊंगी। ऐसा कहकर रीमा अपने मायके अपने पिताजी को फोन लगाती है और दोनों के बीच हुई सब बात अपने पिताजी को बताती है। उसके पिताजी रीमा से, बेटी तुम चिंता मत करो, मैं अभी निकल रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। पिताजी मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं अभी निकल रही हूँ। ठीक है बेटी, तुम आओ।
बाद में देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जी। फोन पर बात करने के बाद रीमा जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना देख राजेश को बहुत बुरा लगता है। राजेश रीमा को बहुत समझाता है, मगर रीमा अपना बैग भर के गुस्से में जाने लगती है। रीमा अब ट्रेन में बैठ जाती है। उसके पीछे राजेश भी उसके साथ ट्रेन में बैठ जाता है। राजेश रीमा से, अरे रीमा, मेरी एक बार बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। राजेश को अब बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में रीमा का हाथ पकड़कर उसे एक जोर का चाटा मारता है। तभी रीमा और जोर से रोने लगती है। रीमा दूसरे डिब्बे में जाने के लिए निकलती है। तभी राजेश उसका हाथ पकड़कर उसे खींचता है। रीमा उसके हाथ को धक्का दे देती है। तभी रीमा का हाथ छूटने की वजह से वो चलती हुई ट्रेन से गिर जाती है और जोर से चिल्लाती है। तभी राजेश वहाँ खड़ा सिर्फ देख रहा था। उसने रीमा की कोई मदद नहीं की। रीमा पटरी पर गिरने के बाद मदद के लिए पुकार लगाती है, मगर चलती हुई ट्रेन में उसकी मदद करने के लिए कोई सामने नहीं आता। राजेश अब वापस अपने घर चला जाता है और उसे लगता है कि रीमा ट्रेन से गिरकर मर गई। ऐसा मन में सोचकर वो नेत्रा से शादी कर लेता है। नेत्रा तो राजेश से शादी करके बहुत खुश थी। अब वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे थे। नेत्रा ने राजेश की नाम की सारी जायदाद अपने नाम करवा ली थी। राजेश को एक दिन नेत्रा किसी दूसरे आदमी के साथ बातें करते दिखाई देती है। राजेश को नेत्रा पर थोड़ा शक हो जाता है। राजेश नेत्रा पर नजर रखता है तो उसे पता चलता है कि नेत्रा का किसी और आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। ये सब देख राजेश को बहुत पछतावा होता है। राजेश मन में, मैंने इस नेत्रा के लिए मेरी पत्नी रीमा को छोड़ दिया। मेरी रीमा ऐसी नहीं थी। ऐसा कहकर राजेश बहुत रोने लगता है और थोड़ी देर बाद राजेश घर चला जाता है। नेत्रा टीवी देख रही थी। ये देख राजेश, नेत्रा, टीवी बंद करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो ना, क्या बात करनी है? नेत्रा, मैंने तुम्हें एक आदमी के साथ देखा था। क्या तुम्हारा उस आदमी के साथ कोई रिश्ता है? हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ और जल्द ही हम दोनों शादी करने वाले हैं। क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे होश तो ठिकाने हैं ना? मैं ठीक हूँ और अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो चुपचाप मेरे साथ इस घर में रहो, वरना तुम जा सकते हो। ये मेरा घर है। तुम मुझे निकालने वाली कौन होती हो? तुम भूल गए हो शायद राजेश, ये मेरा घर है। ये घर मेरे नाम पर है। अच्छा ठीक है, मैं ही इस घर से चला जाता हूँ। ऐसा कहकर राजेश उस घर से निकल जाता है और बहुत रोने लगता है। तभी उसे उसकी पहली पत्नी रीमा की याद आती है और वो चलते चलते स्टेशन पर आ जाता है और वहाँ बैठकर बहुत रोने लगता है। मुझे माफ कर दो रीमा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। ऐसा कहकर राजेश बहुत रोने लगता है। दूसरे दिन राजेश अपने ऑफिस चला जाता है और अपना काम करने लगता है। उसे काम करते करते एक दिन रीमा दिख जाती है और वो रीमा को देख हक्का बक्का रह जाता है। रीमा अब जॉब कर रही थी। ये देख राजेश बहुत खुश हो जाता है और रीमा के पास चला जाता है। रीमा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है राजेश। तुम मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते हो। रीमा, मैं सजा के काबिल हूँ। रीमा, मुझे माफ कर दो। रीमा उसकी बातें सुन वहाँ से चली जाती है और राजेश को कभी माफ नहीं करती। वो अब खुशी खुशी अपना जीवन जी रही थी। राजेश को अपनी गलती की सजा मिल गई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और अपनी सूझबूझ से हर एक निर्णय लेना चाहिए। अपने विचार हमेशा अच्छे रखने चाहिए। सुंदरपुर नाम के गांव में एक रमा नाम की लड़की रहा करती थी। वो दिखने में बड़ी खूबसूरत थी। रमा अपने माँ पिताजी के साथ रहा करती थी। उसकी माँ शीला और पिताजी श्यामलाल हर रोज मजदूरी का काम करके अपना गुजारा करते थे। रमा पढ़ी लिखी होने के कारण उसे पढ़ा लिखा ही लड़का चाहिए था। एक दिन शीला श्यामलाल से, हमारी रमा दिखने में इतनी खूबसूरत है मगर उसकी शादी ही नहीं हो रही है। हाँ शीला, इसका तो मुझे भी आश्चर्य है, मगर इसके नसीब में जब शादी लिखी होगी तभी होगी। ऐसा कहकर श्यामलाल वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ उसकी पड़ोसी मालती आ जाती है और शीला से, शीला क्या कर रही हो? आजकल बाहर भी नहीं दिखाई देती। मुझे थोड़े बहुत काम थे इसलिए मैं बाहर नहीं आई। तुम बताओ कैसे आना हुआ? शीला बहन, हमारे गांव में एक सिद्ध बाबा आए हुए हैं
तुम जरा रमा के बारे में उनसे जाकर पूछो, क्या पता वो कोई रास्ता बता दे तो। लड़की का नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ मालती, तुम सही कह रही हो। मैं भी अब रमा के बारे में चिंतित रहती हूँ। उसकी चिंता अब तुम छोड़ दो। तुम बाबा से जाकर मिलो, वो तुम्हें उपाय बता देंगे। हाँ, मैं आज ही बाबा के पास जाकर आती हूँ। हाँ चलो मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। हाँ। ऐसा कहकर मालती वहाँ से चली जाती है। तभी शीला अपने पति श्यामलाल से, अजी मैं सोच रही हूँ कि हम आज ही सिद्ध बाबा के पास जाकर आते हैं। वहाँ जाकर कोई ना कोई उपाय तो निकल ही आएगा। ठीक है, तुमने सोच लिया है तो सही होगा, हम तीनों भी जाएंगे। जी मैं रमा को बताकर आती हूँ, आप भी तैयारी कर लीजिए। ऐसा कहकर शीला रमा के साथ तैयारी करने चली जाती है और कुछ समय बाद तीनों घर से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो तीनों सिद्ध बाबा के पास चले जाते हैं। शीला सिद्ध बाबा को प्रणाम करती है। प्रणाम बाबा। आओ बेटी, क्या समस्या है? बाबा, मेरी बच्ची दिखने में सुंदर है, पढ़ी लिखी है, मगर उसकी शादी ही नहीं हो रही है। बाबा थोड़ी देर आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि बेटी, तुम्हारी बेटी को मांगलिक दोष है, उसके वजह से उसकी शादी में रुकावट आ रही है। आपको उसकी शादी एक पीपल के पेड़ से करनी पड़ेगी, तभी उसको अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। बाबा आप जैसे कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हम कल ही शादी करवा देंगे। ये उचित रहेगा। मैं कल शाम के समय आऊंगा, तब शादी करवा देंगे। तुम सिर्फ एक पेड़ ढूंढ कर रखना, जिससे थोड़ी आसानी हो जाएगी। शीला और श्यामलाल वहां से रमा के साथ चले जाते हैं। तभी उनकी नजर गांव के बाहर स्थित एक पीपल के पेड़ पर पड़ती है। वो पेड़ बहुत ही पुराना होता है। इसी वजह से शीला, मुझे लगता है यही पेड़ सही रहेगा हमारी रमा की शादी करने के लिए। हाँ ठीक है, हम कल ही आएंगे। ऐसा कहकर कल श्यामलाल अपनी पत्नी शीला के साथ रमा को दुल्हन के रूप में तैयार करके पीपल के पेड़ के पास लेकर आता है। तभी दुल्हन बनी रमा शीला से, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूँ? डरने की कोई बात नहीं है रमा, बस कुछ घंटों में ये पूजा और शादी संपन्न हो जाएगी और हम हमारे घर चले जाएंगे। ठीक है। ऐसा कहकर रमा वहाँ खड़ी रहती है। सभी लोगों को पता ही नहीं होता कि उस पीपल के पेड़ पर भूत है। वो भूत रमा को देख बहुत खुश हो जाता है और खुद से, कितनी सुंदर दुल्हन है ये, शायद यहाँ शादी करने आई है, मगर ये तो पेड़ से शादी कर रही है। इससे अच्छा मैं ही इससे शादी कर लूं। जीते जी तो मेरी कोई पत्नी नहीं थी, मगर मरने के बाद इतनी सुंदर बीवी मिलेगी। तभी वहाँ सिद्ध बाबा आकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। मंत्र पढ़ते ही रमा को पेड़ के चारों ओर घूमने के लिए कहते हैं। तभी रमा, जी बाबा, ऐसा कहकर रमा पेड़ के चारों ओर फेरे लगाती है। तभी भूत उसके पास आकर खड़ा होकर उसके साथ फेरे लगाता है। फेरे लगाते समय रमा खुद से, मेरे पास कोई है जो मेरे पीछे चल रहा है, लेकिन मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं दिख रहा है। रमा फिर से इधर उधर देखती है और पेड़ के साथ 7 फेरे लगाती है। ये देख घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि उसकी शादी विधिवत हो गई। उसके मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहना दिया जाता है। इसी तरह से शादी संपन्न हो जाती है। रमा अपने माँ पिताजी के साथ घर चली जाती है। रमा को रास्ते में घर जाते समय भी उसके साथ कोई है ऐसा लगता है। रमा अपनी माँ से, माँ मुझे कब से लग रहा है कि मेरे साथ कोई है। रमा, आज तुम बड़ी थक गई हो, इसी वजह से तुम्हें लग रहा होगा। हाँ माँ, शायद तुम सही कह रही हो, मैं अभी सोने जा रही हूँ। ठीक है। ऐसा कहकर रमा अपने कमरे में चली जाती है और आराम करने लगती है। तभी रमा अपने गले से मंगलसूत्र निकालकर सो जाती है। अगले दिन रमा के गले में मंगलसूत्र पहना हुआ था और मांग में सिंदूर भी भरा हुआ था। ये देख रमा चौंक जाती है। तभी भूत खुद से, तुम मेरी पत्नी हो और मुझे तुम ऐसी रहो ये पसंद नहीं है। ऐसा कहकर भूत वहां से चला जाता है। तभी रमा अपना मंगलसूत्र और सिंदूर निकाल डालती है और नहा धोकर तैयार हो जाती है। अब अगले दिन से रमा को बहुत से अच्छे रिश्ते आने लगे थे। ये देख शीला और श्यामलाल बहुत खुश हो गए थे। एक दिन श्यामलाल के यहाँ एक संजय नाम का लड़का रमा को देखने आता है। तभी श्यामलाल उसका स्वागत करता है। आइए ना, नमस्ते। नमस्ते,
नमस्ते। ऐसा कहकर सभी घर में बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में रमा चाय लेकर वहां आ जाती है और सबको चाय देने लगती है। तभी संजय को रमा के पीछे कुछ डरावना साया दिखाई देता है। तभी संजय, भूत भूत, माँ यहाँ भूत है, चलो यहाँ से। अरे आप कुछ भी क्यों कह रहे हो? यहाँ कहाँ भूत है? हमें तो नहीं दिखाई देता। माँ चलो यहाँ से, वो भूत देखो हमारी तरफ ही कैसे देख रहा है। हाँ संजय चलो, हमें नहीं करनी ये शादी, तुम्हारे लिए मैं कोई दूसरी लड़की ढूंढ लूंगी। ऐसा कहकर संजय और कांता वहां से चले जाते हैं। उनको जाते देख रमा अपने पिताजी के पास आकर, पिताजी मेरे नसीब में शायद शादी लिखी ही नहीं है, अब चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर रमा अपने कमरे में चली जाती है। इधर भूत बहुत खुश हो जाता है कि उसके घर से मेहमान डरकर भाग गए थे। अब हमेशा ऐसा ही हुआ करता था कि रमा को देखने के लिए लड़के आया करते थे, तभी भूत आकर कुछ ना कुछ करके उन्हें भगा दिया करता था। एक दिन रमा अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी उसे एक आवाज आती है। उस आवाज की ओर देखती है तो वो बहुत डर जाती है। वहाँ एक बहुत डरावना भूत खड़ा दिखाई देता है। तभी रमा भूत से, तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, मैंने तुमसे शादी की है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मैंने पेड़ के साथ शादी की थी, तुम्हारे साथ नहीं, समझे? तुमने मेरे साथ शादी की थी और मैं हमेशा उस पेड़ पर ही रहता हूँ। मैं ऐसा नहीं मानती, मुझे अब आराम करना है, तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसा कहकर रमा सो जाती है। तभी वो भूत बाहर आ जाता है और देखता है कि शीला और श्यामलाल बातें कर रहे थे। शीला श्यामलाल से, हमेशा इतने अच्छे रिश्ते आते हैं मगर सभी भूत भूत कहकर भाग जाते हैं, क्या सच में हमारे घर में भूत है? मैं भी इसी दुविधा में हूँ कि ये सब कौन और क्यों कर रहा है। मेरी बेटी का घर बसने जाता है और बसने से पहले ही उजड़ जाता है। ऐसा दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहाँ भूत आ जाता है और भूत शीला से, मैं इसी घर में रहूंगा, मेरी रमा से शादी हो गई है। भूत भूत, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? भूत भूत, मैं एक भूत हूँ, तुम्हारी बेटी और मैंने शादी कर ली है, अब मैं उसका पति हूँ, उसी नाते मैं आपका दामाद लगता हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? मेरी बेटी भूत से कैसे शादी कर सकती है? हम दोनों की शादी आप दोनों ने ही करवा दी थी। हम इस शादी को नहीं मानते। भूत से कोई शादी करता है क्या? तभी भूत को बहुत गुस्सा आता है। वो शीला को पकड़ता है और उसे ऊपर उठा लेता है। तभी शीला जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अजी अजी बचाइए, ये भूत मुझे मार डालेगा। हाँ मैं कुछ करता हूँ, शीला तुम घबराओ मत। श्यामलाल वहाँ से जाने लगता है। तभी भूत उसको भी दूसरे हाथ से पकड़ लेता है और ऊपर उठा लेता है। तभी घर में आवाज सुनकर रमा की नींद खुल जाती है और वो बाहर आकर देखती है तो भूत ने उसके माँ पिताजी को हाथों में पकड़कर उठा लिया था। ये देख रमा भूत से, मेरे माँ पिताजी को छोड़ दो, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रमा तुम यहाँ से भाग जाओ। नहीं माँ, इस भूत से भाग के कोई फायदा नहीं है, वो कभी भी आ सकता है। तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ। तुम इन्हें कह दो कि तुम्हारी शादी का विचार छोड़ दो, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। ऐसा कहकर रमा कमरे में चली जाती है और दुल्हन का जोड़ा और उसका मंगलसूत्र लेकर आती है। तभी वो भूत देखता ही रहता है कि रमा क्या कर रही है। तभी रमा किचन में जाकर घासलेट लेकर आती है और कपड़ों पर डालने लगती है। तभी भूत रमा से, रमा तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे माँ पिताजी को छोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर भूत उसके माँ और पिताजी को छोड़ देता है। तभी रमा उसकी शादी के जोड़े को आग लगा देती है और उसमें मंगलसूत्र भी जल जाता है। ये देख भूत भी जल उठता है और भूत को मुक्ति मिल जाती है। अब रमा की शादी एक अच्छा लड़का देखकर हो जाती है और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कितने भी कठिन परिस्थिति आए उसका डटकर सामना करना चाहिए। अपने खुद पर विश्वास रखकर हर नया कार्य करना चाहिए।